हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी के लिए और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। तो हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आज का टॉपिक है और एक लेक्चर इस पे ऑलरेडी हो चुका है, तो ये दूसरा है जिसमें कि हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे आर्टिकल 43 से दोस्तों 42 तक आर्टिकल नंबर, यानी कि 36 से लेके 42 तक। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल जो है वो 36 to 51 है। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल था 12 to 35, ठीक है। तो ये 36 to 51 है। तो दोस्तों, हमने 42 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 43 से कि क्या है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 43 कह रहा है कि टू सिक्योर अ लिविंग वेज ETC फॉर वर्कर्स। यहाँ पे एक्सेट्रा का ये मतलब हुआ टू सिक्योर अ लिविंग वेज। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर जगह अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो वर्कर्स के लिए है, ठीक है, लेबर्स वर्कर्स के लिए उनको एक स्टैंडर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा कम पैसे में, मान लो आप एक दिन में एक लेबर को 50 रुपये दे रहे हो, तो उनका उससे कुछ नहीं होने वाला आज के ज़माने में, ठीक है। उनकी जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये तो है, ये तो जस्टिस के अगेंस्ट चला गया है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अगेंस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनकी जो है एक लिविंग वेज सिक्योर करने के लिए, जैसे कि वेजेस एक्ट वगैरह आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्ट है कि इससे कम में आप किसी भी लेबर को हायर नहीं कर सकते हैं। इवन अब तो बहुत सारे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो कंपनीज़ है, एम्प्लॉयज़ की भी या फिर वेजेस फिक्स कर दी गई है। जैसे कि अभी तो शायद आई थिंक 15,000 रुपये है कि इससे नीचे पे किसी को एम्प्लॉय नहीं करना है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसे लोग कम में 10,000 में भी एम्प्लॉय करते हैं, 8,000 में भी करते हैं, बट वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि सिक्योर करना है, मतलब निश्चित करना है, सिक्योर करना है उनका लिविंग वेज, जीने खाने के लिए जो उनकी वेजेस होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी कमाई होनी चाहिए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए कि कम से कम वो इंसान एक अच्छा कपड़ा, अच्छा मतलब अच्छा कपड़ा क्या, एक कपड़ा जो कहते हैं रोटी मकान, वो अफोर्ड कर पाए, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए सारे वर्कर्स को, मतलब कि सोसाइटी में भी मतलब सोशल तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिले और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 43 जो बताता है कि एक वर्कर्स की लिविंग वेज और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है एक सिक्योर करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो किसके लिए कहा जा रहा है? ये गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आपको ही ये सब देख के चलना है और आप ही को सिक्योर करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है 43A। तो 43A क्या है? देखो दोस्तों, अगर जिसमें ए लग जाता है, बी लग जाता है, कहने का मतलब है कि उसमें अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ कि अमेंडमेंट का मतलब होता है, वैसे तो अमेंडमेंट पे पूरा एक लेक्चर होगा, आई थिंक 2 लेक्चर होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब कुछ चेंजेस जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, ओरिजिनल संविधान है, उसमें अगर कुछ हमें जो बड़ा बदलाव करना होता है फंडामेंटल राइट्स में या DPSP में, अगर कुछ बदलाव करना होता है तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें अमेंड करना पड़ता है ना। और जो दोस्तों जो अमेंडमेंट होता है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं कि किस तरीके से वो किया जाता है, कैसे वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में होता है, कितने मेजॉरिटी से करना पड़ता है, 1/3, 2/3, मोर देन 50%, यानी कि हाफ ऑफ द मेजॉरिटी से। तो दोस्तों, अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उस आर्टिकल में ABC जो फर्दर जितना चेंजेस होता जाएगा उसमें एक अल्फ़ाबेट ऐड होता जाता है, ठीक है। तो ये यही होता है, अगर 43A है तो इसका यही मतलब है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो वर्कर्स से रिलेटेड है ये आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमने देखा 43 में वर्कर्स के लिए था, 43A में मतलब अगर मान लो कि 43 था दोस्तों वर्कर्स के लिए, तो इसमें अगर कुछ बदलाव करना हुआ तो ऑब्वियसली बात है बदलाव करना होगा मुझे कुछ, तो किसी और सेक्टर के लिए तो करोगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें चेंज करके ओल्ड एज का कोई वो प्रोविजंस ले आ दो, ठीक है, या बच्चों को कोई प्रोविजंस ला दो। अरे भाई 43 जो है, सॉरी 43 जो आर्टिकल है
ये वर्कर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो वर्कर्स से रिलेटेड है, तो इसमें अगर कुछ बदलाव करना हुआ मुझे, तो इसमें वर्कर्स से रिलेटेड कुछ बदलाव करेंगे, है ना। इसको 43A कर दिया हमने चेंज करके, इसको फिर 43B कर दिया, है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे हम, वर्कर्स से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। तो 43A जो है ये कहता है कि टू टेक स्टेप्स, मतलब स्टेप लेना चाहिए टू सिक्योर करने के लिए द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की जो है मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ज़्यादा ही आइसोलेट है, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनकी बातों को भी ध्यान कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ें हुई, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B ये कह रहा है कि टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो दोस्तों ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, अगर आप ये टर्म भी याद करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो उससे 43B जो है वो आर्टिकल है, लिंक होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें है कि आपको ध्यान देना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने मन से फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें आप टर्म याद रखना। वैसे तो अगर आर्टिकल्स को पूरा अगर पढ़ा जाए तो ये कहता है कि टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स। देखो दोस्तों, सिक्योर का मतलब गवर्नमेंट का काम है कि वो सिक्योर करे, ठीक है, ठीक है। क्या सिक्योर करे, क्या सुनिश्चित करे कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो पूरे देश में, कंट्री में एक यूसीसी रहे, जिसको कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो दोस्तों यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। सिविल कोड का मतलब कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कानून जो भी बने वो, है ना। और सिविल का मतलब जो सिविल सोसाइटी कहते हैं ना, जैसे कि मान लो सिविल, यूनिफॉर्म सिविल जो मैरिज से रिलेटेड है, जो डिवोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जो इस तरीके का एडॉप्शन से रिलेटेड है ना। तो इन सब चीज़ों का जो कानून हो, जो एक कोड हो, वो पूरे कंट्री में बराबर हो, है ना, इक्वल हो। जैसे कि मान लो किसी ने डिवोर्स दिया, हिंदू में किसी ने डिवोर्स दिया, तो मेंटेनेंस का प्रोविजंस कुछ होता है कि डिवोर्स के बाद आपको अपने सैलरी का कुछ परसेंट जो होता है उसमें आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट मैं जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों मुस्लिम में कुछ चीज़ें अलग है ना। तो जैसे कि मुस्लिम का कुछ शरिया अलग कहता है, क्रिश्चियनिटी को अगर देखेंगे तो वो कुछ अलग कह रहा है। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है कि मतलब बहुत चीज़ें जो है वो डाइवर्सिटी इन सब चीज़ों में भी हो जाती है, फिर समझ नहीं आता जो है कि वो किस तरीके से काम करे। और फिर हमारा जो मेन जनरल लॉ है, जो जस्टिस जुडिशरी है, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने लगती है। क्योंकि हमारे कानून के अंदर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जुडिशरी काम कर रही है, कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट कचहरी सब है, लेकिन इसके अंदर भी है कि हर धर्म में अपना ही कानून और वो सब चीज़ें बनाई गई है, अब उसके हिसाब से भी देखना है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें जस्टिस करने में, या फिर कुछ वो करने में, फाइनल डिसीजन देने में। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनको इस बात से वो उन्हें अच्छे से पता था कि ये प्रॉब्लम है उनकी कंट्री में। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ये एक प्रिंसिपल और गाइडलाइंस उन्होंने दी थी कि आप जब भी अपनी पॉलिसी बनाएं, चूँकि दोस्तों क्या नाम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप, सरकार को उन्होंने गाइडलाइंस दी, कोई भी सरकार हो जो प्रेजेंट हो, उनके लिए, कि जब कोशिश करें यार कि अपने सिटीजन्स को, अपने देश के लोगों को एक बराबर, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दें, कि सबके लिए कानून बराबर हो सिविल कोड में, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, जो और भी चीज़ अडॉप्शन से रिलेटेड हो, उसमें चीज़ें जो है वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा बहुत ज़्यादा अलग अलग होगा, वो अलग कानून पे चल रहे हैं, वो अलग, उनकी अलग ही बातें हो रही है। तो इससे क्या होगा, हमें गवर्नेंस करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 45। और आर्टिकल 45 ये कहता है कि टू प्रोवाइड
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यहाँ पे एज देख लो आप, एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है, एजुकेशन देना है 6 साल के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये तो बस डायरेक्शन देती है सरकार को, कोई कंपल्सन नहीं है। अगर गवर्नमेंट 6 साल के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर, 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन नहीं देती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अच्छा काम किया है कि उसने आर्टिकल 45 को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया था। आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट करके बताया, तो उसमें था आर्टिकल 21A, और 21A में क्या बोला गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी और फ्री मील भी दी जाएगी, ठीक है। तो मिड डे मील और जो गवर्नमेंट स्कूल से वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर DPSP से अगर फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सही गाइडलाइंस पे चल रही है और गवर्नेंस सही हो रहा है कंट्री में। तो दोस्तों यहाँ पे यही बोला गया है, तो आप ये ध्यान देना आर्टिकल 45 क्या है कि 6 साल के बच्चों तक गाइडलाइंस थी, कि डायरेक्शन था कि सरकार जो है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर करे और उनको एजुकेशन दे। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 46, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 46 क्या कहता है। दोस्तों ये कहता है कि टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है SC ST और अदर वीकर सेक्शंस के लिए है, उनको क्या करना है, उनको प्रमोट करना है उनके एजुकेशन को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, और ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय ना हो रहा हो और शोषण ना हो रहा हो। ये सारी चीज़ें भी देखना है। किसको देखना है? गवर्नमेंट को देखना है। तो आपको पता ही है इसके बाद सरकार ने काफ़ी सारे रिजर्वेशंस, कोटा भी है हर जगह। इवन आपको रिजर्वेशंस कोटा तो है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी है, जॉब में भी है। नेशनल कमीशन फॉर SC बना दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर ST बना दिया गया है, कमीशंस है नेशनल लेवल के ये। तो गवर्नमेंट इस पर तो काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है। दोस्तों मैं आपको आर्टिकल्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी देने की कोशिश कर रही हूँ, आप लिंक करके पढ़ते चलना। नेक्स्ट है 47, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एंड टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दोस्तों ये जैसा कि है कि गांधी जी का ये आर्टिकल है, गांधीयन आर्टिकल्स, गांधीयन में आएगा ये कैटेगरी जो हमने पहले लेक्चर में डिवाइड किया था, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। तो UCC जो था वो दोस्तों लिबरल में आएगा, वर्कर्स वाला सोशलिस्ट में आएगा, और गांधीयन वाला विलेज से रिलेटेड। गांधी जी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे कि चीज़ें जो होनी चाहिए, पहले आप गाँव को स्ट्रॉन्ग करो और उनको ड्रिंक और ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, लाइक जो चीज़ें हेल्थ के लिए ख़राब है वो तो ख़राब ही है। तो ये भी गांधी जी को पसंद नहीं था कि हमारे देश में, हमारे कंट्री के जो हेल्थ है वो सही ना रहे, वो एकदम इसके अगेंस्ट थे। तो ये गांधीयन कैटेगरी में आएगा। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है, ये मत समझ जाना कि गांधी जी ने ऐसा कहा है। एक गांधीयन का मतलब होता है दोस्तों एक क्या कहते हैं, एक उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करना, उनकी आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि गांधी जी ये लिख के चले गए हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों दो बातें कही गई है कि एक है कि प्रोहिबिट मतलब मना कर देना, कंजम्पशन एकदम बंद कर देना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का, लाइक कि जो आप देखते हैं जो ये ड्रग्स हो गए हैं ना, अभी भी आपने देखा था कितना ज़्यादा दिखा रहा था न्यूज़ में। तो और दोस्तों ये तो हो गया, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स यानी कि वाइन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। जो चीज़ें तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट करे वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसमें फिर उन्होंने इसमें आर्टिकल में है कि आपको न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ानी है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? एग्जांपल दे सकते हो बिहार का, गुजरात का और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। तो मान लो कि बिहार का तो सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट कि बिहार में जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है वो बिल्कुल बंद है, दारू बिल्कुल बैन है बिहार में, ना सेल करना है ना ड्रिंक करना है। और दोस्तों गुजरात में भी काफ़ी बैन है ये चीज़ें, बट
बिहार जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में रहता है। और दोस्तों नेक्स्ट है कि आपको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए है पोषण अभियान। आई होप कि आपको पता होगा पोषण अभियान के बारे में, आप एक बार गूगल करना, नहीं पता है तो। पोषण अभियान है, आयुष्मान है ना, आयुष्मान है। तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इस अपने जो उनको गाइडलाइंस दी गई है संविधान के हिसाब से, तो वो अपना चलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं और ऐसे लिंक करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काल्स, ठीक है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काल्स एंड अदर मिल्च है, और एक है ड्रॉट कैटल, ठीक है। ऐसे मैंने डॉट डॉट इसीलिए किया है कि ये आगे भी थोड़ा है, बट सारी चीज़ें ऐसे कंटेंट में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है लक्ष्मीकांत किताब जो है साथ में देखते रहना। अगर आप ये दोनों लेक्चर भी सुन रहे हो साथ में और किताब भी देख रहे हो, तो एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है कि जो काऊ हो गई, काल्व्स हो गए, ठीक है, मिल्च हो गया, ड्राउट हो गया, कैटल, एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, और क्या करना है, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव भी करना है। दोस्तों ये मतलब हुआ कि मान लो काऊ जो गाय हैं या फिर जो गाय के बच्चे हैं, मिल्च मतलब कि जो दूध देने वाला जानवर है, जैसे कि बकरी हो गई, ठीक है, और भी जो अदर जानवर हैं। ड्रॉट का मतलब हो गया दोस्तों कि जो सामान या फिर बहुत ज़्यादा जो बोझा ढोने वाला जानवर है, ठीक है। तो जो ये सब जानवर हैं, इनके स्लॉटर पे, मतलब इनके मारने पे और इनके काटने पे प्रोहिबिशन करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये जो है ये सरकार अगर ऐसा कभी कभी करती है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार का खुद का डिसीजन होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात कही थी कि ऐसे, दोस्तों आप खुद सोचो कि जो जानवर इतने हेल्पफुल हैं, ठीक है, इतना काम, वो आधा तो काम कर दे रहे हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो अगर उनका स्लॉटिंग हो जाएगा, अगर उनको काटना स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो ये इंसान के लिए ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये ह्यूमन के जो एंथ्रोपोलॉजी मैं कह सकती हूँ कि अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक आप बहुत ज़्यादा करते हैं, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ह्यूमन को ही उसका वो फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। तो तो ऐसा करने से ये नहीं है कि आप ऑर्थोडॉक्सली मत सोचना, आप साइंटिफिकली सोचना, ठीक है। हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में किस तरीके से हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने की बात की गई है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो दिस आर द पार्ट ऑफ द नेचर, ये नेचर के पार्ट है, और किसी भी नेचर को के पार्ट के साथ अगर खिलवाड़ की जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अल्टीमेटली इंसान को ही सफ़र करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस एक लेवल पे स्लॉटिंग होती है एक लेवल पे, लेकिन ये बोला गया है कि प्रोहिबिट कीजिए और इनके ब्रीड्स को इवन इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर अगर दूध मिलेगा हर, तो मिड डे मील में भी बोला जा रहा है कि वहाँ पे बच्चों को दूध भी देना कंपलसरी किया जाए, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। दूध में आपको पता है कितने सारे विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, तो अगर वो बच्चों को नहीं मिल पाता, जो लोअर गरीब घर के बच्चे होते हैं, तो इससे अगर प्रॉपर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगी, तो घर घर जाएगा ना। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, लॉजिकली तुम सोचना। ऑर्गेनाइज द विलेज ऑन साइंटिफिक लाइंस, और जो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और विलेज जो है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा आई थिंक, एग्रीकल्चर का जो विलेज का एग्रीकल्चर है, मतलब जो आज के ज़माने, उसको साइंटिफिक लाइन पे ले जाने की बात की जा रही है। यानी कि दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइन से कैसे ले जा सकती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम, जैसे कि आपको पता है ई नैम है ना, ई नैम है, इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें सेल होती है, वैसे एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाए। साइंटिफिक लाइंस का कहने का मतलब है कि जो ट्रैक्टर होता है दोस्तों, और जो इक्विपमेंट्स, हेवी इक्विपमेंट्स जो ज़रूरत होती है, क्या कहते हैं, खेत को जोतने के लिए, ठीक है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो मान लो कि वो अगर इजीली अवेलेबल हो गया है ना, तो लोगों को जानवर यूज़ नहीं करना पड़ेगा गांव में, है ना, लोग ट्रक से तुरंत ये सारी चीज़ें कर देता है। तो साइंटिफिक लाइंस पे ले जाने का क्या मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा उपजाऊ करना है ना, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होना और प्रोडक्टिविटी भी होना। तो इसीलिए है कि एग्रीकल्चर को आप पुराने ज़माने से अगर आप खेती करोगे, तो पता चलेगा कि
कुछ इनकम ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया था, सोचो दोस्तों इतने सालों पहले 70-75 साल पहले बोला गया था कि आप अपने एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइन पे ले जाइए। तो इसके लिए आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने स्कीम्स हैं जो भी सरकार चला रही है वो सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। 48A कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट को क्या करना है आपको? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो सिंपल है, ये इन्वायरमेंट प्रो है थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है अमेंडमेंट किया गया था। दोस्तों देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय जो था इन्वायरमेंट और पोल्यूशन जो चीज़ें थी वो उतना ट्रेंड में नहीं था। ये प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मतलब इतना नहीं अवेयर थे कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम भी आएगी। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा बोला जाता है कि ये लाइव लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जीता जागता एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि हम समय के हिसाब से काफ़ी डायनेमिक भी है, समय के हिसाब से अपने संविधान को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि अभी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसके हिसाब से हमने आर्टिकल 48 को अमेंड किया। और आर्टिकल 48 को अमेंड करके हमने उसमें ऐड किया कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी देख के चलना है, प्रोटेक्ट बचाना भी है और अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव भी करना है। और उसके साथ साथ हमें और क्या करना है, सेफ गार्ड करना है, बचाना है जंगल को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को भी बचा के चलना है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट करके हमने ये सारी चीज़ें की। नेक्स्ट आर्टिकल है 49। 49 कहता है कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। सिंपल है यही आर्टिकल 49 में, कुछ खास नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि गाइडलाइंस है। नेक्स्ट आर्टिकल है 50। ये भी सिंपल है कि टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जो सरकार की पब्लिक सर्विसेज होती है उसमें जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया जाए, तो वो बहुत पहले अलग हो गया है ना। आर्टिकल 50 में ये बोला गया था, क्योंकि दोस्तों पहले क्या था कि जुडिशियरी जो थी वो एग्जीक्यूटिव का भी काम हो जाता था जुडिशियरी के द्वारा, या फिर मैं कहूँ कि एग्जीक्यूटिव भी जुडिशियरी का काम कर देती थी, तो इसीलिए इसको दोनों को सेपरेट किया गया। और जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। दोस्तों आर्टिकल 51 ये कहता है कि आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना है एंड टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, टू फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। दोस्तों इसका ये कहने का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरनेशनल पीस यानी कि शांतिपूर्वक सिक्योरिटी अपना देखते हुए चलना चाहिए, और जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मतलब फेवरेबल, सही से अपने नेशंस के साथ, अपने कंट्रीज़ के साथ, जो भी पड़ोसी है, जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, कुछ आगे की पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कोई भी देश हो, नेशंस के साथ हमें क्या करना है, हमें अच्छे रिश्ते बना के चलने हैं, हमें उनके साथ ऑनरेबल रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हुए चलना है और रिस्पेक्ट भी करना है इंटरनेशनल लॉ का। अब कौन सा इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो है वाटर पे कुछ, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट होता है, जो इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर दोस्तों यहाँ पे क्रिचेस, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पता हो, गुजरात में जो है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे लड़ाई की मतलब एक इशू था पानी को लेकर, वाटर को लेकर कि बाउंड्री क्या होगी, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ बनाई गई थी। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपको जो मान लेना चाहिए। अगर सोचो नहीं मानेगा कोई कंट्री तो फिर तो कभी शांति होगी ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, ट्रीटी ऑब्लिगेशन, तो सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करिए, फॉलो करिए कहीं ना कहीं, एंड इनकरेज करिए सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स यानी जो इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई है उसको आर्बिट्रेशन बेसिस पे उसको सेटल करें। आर्बिट्रेशन कहने का मतलब है दोस्तों कि अपने लेवल पे आप लोग उसको सेट कीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें लीगैलिटी इंक्लूड ना करते हुए आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड कीजिए, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट पीपल हैं उनको इंक्लूड करके और वो चीज़ें वहीं पे सॉल्व कर दीजिए।
ठीक है। तो ये दोस्तों ये था पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स थे। पूरा मैंने अच्छे से आपको प्रीलिम्स और मेंस, दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मेंस के लिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, खैर मैं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना दूंगी कि आपको मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।